नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देखो, चाहे हम नेट की तैयारी कर रहे हो या स्लेट की तैयारी कर रहे हो, नेट वगैरह तो करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जानते हो क्या होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज थोड़े कम आती हैं। मतलब उनका एक लिमिटेड टाइम होता है और अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, मेरे पीछे लिखा है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, जैसा कि न्यूज़पेपर में आप देखोगे जगह जगह आने वाली वैकेंसी है, उसको ध्यान में रखते हुए जिन लोगों का नेट हुआ है वो लोग तो फॉर्म को भर ही पाएंगे, जिन लोगों ने पीएचडी कर रखा वो लोग तो भर ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ में जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया होगा नेट वगैरह, क्या वो लोग भी फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है। प्रोफेसर बनने का सपना आपका पूरा होने वाला है, तो उसके लिए बीपीएससी की तरफ से अगर हम बात करें बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक नई चीज भी है, मतलब कई सालों के बाद आई है, बेट, मतलब जिसको बिहार स्लेट या बी टेट या बेट के नाम से भी जानेंगे। तो इसमें क्या है ना, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी। आज का मुख्य वीडियो हम इस पर फोकस करेंगे सिलेबस के ऊपर, लेकिन सिलेबस को बताने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें यह भी लेना पड़ेगा भाई। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐतिहासिक और सुनहरा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर पर। संभावित जो है 200 अधिक नए डिग्री कॉलेज के निर्माण होने पर पदों की वृद्धि हो जाएगी। अगर ये चीज खुलती है तो हमें यह पता है कि भाई यहां पर 200 नए अगर डिग्री कॉलेज बन रहे हैं तो कम से कम 8,000 से ज्यादा हमें टीचर की जरूरत पड़ेगी। लेवल 7 पर शानदार पे स्केल है, मतलब 90,000 से लेकर के 1,10,000 तक समाज के हिसाब से सर्वोच्च स्थान एकदम मिल जाता है। साथ में बिहार में यह पात्रता परीक्षा जो है 1997 और 2000 बाद, मतलब 2002 के बाद अब तीसरी बार आयोजित हो रही है। और अगर ये कोई पास कर लेता है तो भी जो है बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आ रही है उस फॉर्म को भर पाएगा। आगे की बात अगर हम करते हैं तो देखो, चयन प्रक्रिया के 3 चरण बताए गए हैं कि भाई देखो, पात्रता परीक्षा जैसे बीटेट है या स्लेट पास करना अनिवार्य है। यदि, कब अनिवार्य है? यदि आपके पास यूजीसी नेट जेआरएफ या पीएचडी में से कुछ भी नहीं है तो आपको बीटेट या यूं कहते हैं बेट या स्लेट पास करना जरूरी है। बिहार का जो एक तरीके से स्लेट है, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मुख्य लिखित परीक्षा मेन एग्जाम 160 अंकों का वर्णनात्मक और डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगा। यहां पर साक्षात्कार इंटरव्यू 40 नंबर का इंटरव्यू, उसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मास्टर डिग्री में जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम है, आवेदन कौन कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 और 55% का नियम। सामान्य वर्ग के लिए, राज्यों के लिए 55% और बिहार के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 5% की छूट, मतलब 50 और 45% नियमानुसार अलग अलग रहेगा। 23 से 45 साल उम्र है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 23 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्ग को थोड़ी सी और छूट मिल जाएगी। अन्य राज्यों के उम्मीदवार, पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है, ओपन ऑल इंडिया है, लेकिन अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में ही गिना जाएगा, मतलब सबको सामान्य ही माना जाएगा। आगे की अगर बात करते हैं, ये बीट जो बेट है परीक्षा है क्या, इसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बेट क्या है? तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें यूजीसी नेट जेआरएफ अनिवार्य होता है और उसी में जो छात्र नेट नहीं पास कर पा रहे तो बिहार सरकार ने बिहार के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्लेट आयोजित करेगी। ठीक स्लेट की तरह ही है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए है। इसे पास करने के बाद आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाएंगे। पेपर जैसे होगा जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड, यहां पर टीचिंग 50 क्वेश्चन होंगे और इसी तरीके से नेट में भी आपके होता है और कुल जो मार्क्स होते हैं वो 100 अंक का होगा। सब्जेक्ट में पीजी में जो विषय है आपका, जैसे हिंदी, इंग्लिश जो भी है, तो वो 100 अंक का होगा और उसका अंक जो, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक का होगा। टोटल 300 और समय 3 घंटे का। लेकिन सेम टू सेम यही परीक्षा पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो बीटेट का पूरा सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस के समान ही होगा, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो यहां पर कहेंगे पेपर 1 में जैसे 10 यूनिट्स हैं, शिक्षण अभिवृत्ति है, गणित है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, पर्यावरण है, आईसीटी है, ये सारी चीजें सेम टू सेम वही रहने वाली हैं। और पेपर 2 में 52 सब्जेक्ट्स में से आपके अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मुख्य परीक्षा जो पीजी जिससे आपने किया होगा
वह यूजीसी परीक्षा में 80 प्लस विषयों के बजाय केवल 52 सब्जेक्ट विषयों को आयोजित की जाएगी। मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो बिहार नहीं कंडक्ट करवाएगा, सिर्फ 80 विषयों में से केवल 52 विषयों पर यह करवाएगा। ग्रेजुएशन और पीजी में मुख्य विषय समान होना चाहिए, बात साफ साफ दिया है, नोट करने वाली बात है। ग्रेजुएशन और पीजी में मुख्य विषय समान होना चाहिए, मतलब हिंदी अगर आप ले रहे हैं तो आप उसी सब्जेक्ट से पीजी किए हो तभी आप फॉर्म भरना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ी सी चीजें और देखेंगे कि फॉर्मेट क्या है। मतलब बेट या नेट पास करने के बाद असली मुकाबला शुरू होता है। मतलब वर्णनात्मक लिखित परीक्षा केवल टिक लगाने से काम नहीं चलेगा, यहां पर 3 घंटे में आपको लिखने वाले पार्ट चलेगा। इंटरव्यू, लास्ट में इंटरव्यू होगा 40 अंकों का। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 50% और आरक्षित वर्ग को 45% लाना अनिवार्य होगा। मतलब लिखित परीक्षा को मिलने वाला है 80% और इंटरव्यू को 20% वेटेज रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये वीडियो आप लोगों के लिए शानदार। अब हम बात कर लेते, जैसे मैं हिंदी के बारे में बात करूं या फिर थोड़ी सी और चीजें बारीकियां देख लो, और उसके बाद हम अभी बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। मतलब मैं सब्जेक्ट आपको हिंदी पढ़ाता हूं तो हिंदी के बारे में मैं सिलेबस अभी आपको दिखा देता हूं। देखो, जिसको हम कहते हैं ट्राई बेकन का नियम। यदि 2 उम्मीदवार अंतिम अंक समान माने जाते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता मिलेगी। वह समान होने पर जन्म डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। मतलब बाद में कभी क्या होता है ना, कई बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, दोनों को बराबर था, तो वो इस नियम के अनुसार ये वाला नियम देख करके ही काम चलेगा। अब बात कर रहे हैं एलाइड विषय, मतलब कई विषयों को एक साथ मिलाया गया। उदाहरण के लिए लिंग्विस्टिक वाले जैसे अंग्रेजी में और प्राचीन आधुनिक इतिहास, एंशियंट मॉडर्न वाले इतिहास विषय में आयोजन कर पाएंगे। अब यहां पर दिया गया है विषय की निरंतरता। मतलब यह एक अत्यंत आवश्यक है, जिस मुख्य विषय में आपने ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम किया है, उसी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी होना चाहिए। अब चलते हैं जरा हम आगे। यहां पर दिया जाए सफलता की रणनीति के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। भाई यूजीसी नेट सिलेबस को अपना ग्रंथ मान ले। मतलब यूजीसी नेट का सिलेबस अगर आप कर रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखिएगा। आप बीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में यूजी नेट का सिलेबस ही आपका आधार बनेगा। दूसरा, नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो भाई टाइम नहीं मिलता है। मतलब 2 महीने का अगर टाइम मिलेगा तो आप कर कैसे पाओगे तैयारी, क्योंकि सिलेबस तो काफी लंबा है। तो अगर अभी से चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। दोहरी रणनीति क्या होगी भाई, यहां पर पेपर 1 ऑब्जेक्टिव के लिए पिछले वर्षों का नेट और स्लेट का पेपर दे सकते हैं, या अन्य स्टेट के परीक्षाओं को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पेपर 2 के लिए वर्णनात्मक विषय उत्तर लिखने की आदत डाल लीजिए। और रही बात सिलेबस का, तो सिलेबस रही है मतलब 10 के 10 यूनिट में भाषा और उसका विकास, जिसमें हम देखेंगे कि भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, प्राकृतिक सौरसेनी अर्धभाषा, अपभ्रंश या भौगोलिक हिंदी का विस्तार, सामान्य खड़ी बोली ब्रजभाषा अवधि, हिंदी के विविध स्वरूप, हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण या हिंदी भाषा के प्रयोग की विविध रूप, संचार और माध्यम कंप्यूटर, ये वाला, प्लस उच्चारण स्थानों का मिलान, संवृंत अपभ्रंश बोलियों से मिलान, कारकों के संबंधित प्रश्न, या फिर आगे यूनिट 2 की बात करते हैं तो इसमें इतिहास वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, दर्शन, फिर काल विभाजन, फिर उसका जो है रासो साहित्य, आदिकालीन साहित्य, फिर भक्ति आंदोलन हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के बाद हम इसमें देख लेंगे भाई रीति काल आ जाएगा, है ना। रीति काल के बाद हमारा आधुनिक काल वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। भारतेंदु युग है, पत्रकारिता है, 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि हो जाएंगे। फिर प्रयोग छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ये सारा समकालीन 2000 तक है। साहित्य की विधाओं में जैसे हिंदी उपन्यास है, प्रेमचंद का युग है, प्रमुख कहानीकार कौन है, छायोत्तर, साठोत्तरी कविताएं, ये सब सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। तीसरी यूनिट में जैसे हमारा काव्य के लक्षण, काव्य का हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य सिद्धांत, त्रासदी, कल्पना, फैंटेसी, रिचर्ड, नई समीक्षा, मिथक, संश्लेषण, संप्रेषण सिद्धांत, फैंटेसी, प्रतीक, बिंब क्या होते हैं। चौथे में आप देख लेंगे कुछ विदेशी विचारक, जैसे नवजागरण में फिर खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम का क्या योगदान है, अम्बेडकर वादी विचारधारा है, लोहिया विचारधारा है, नवजागरण है, नव विश्लेषणवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, रूसी रूपवाद है, दलित है, स्त्री है, इन सभी चीजों को स्मृता मूलक है। कुल मिलाकर के हम कहते हैं कि काफी लंबा चौड़ा है,
फिर उसी तरीके से कविता है, कहानियां हैं। हमारे सिलेबस में पूरा हिंदी उपन्यास वाला पार्ट आ जाता है, कौन कौन किसने लिखा है, पूरा का पूरा बहुत लंबा चौड़ा हम लोगों का है, पढ़ने के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि भाई कम समय में हमारी तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा सोच के मत चलना, क्योंकि इतना पढ़ने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। और टाइम अगर आप देखते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। आत्मकथा, जीवनी, अन्य विधाएं, ये सारी चीजें भी हम लोगों को देखनी है, पढ़नी है। सारा का सारा यहाँ पर सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे आप लोग कहेंगे तो YouTube पर इससे संबंधित जो है क्लासेस में लेकर के आ जाऊंगा और क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जैसा आप लोगों की डिमांड रहेगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगी और सिलेबस आपको मैंने दिखाई दिया है, बता दिया है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलेंगे नई जानकारी के साथ में नई वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को जीवन में कुछ मार्ग प्रदर्शित करने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा और मेरी नई वीडियो का करिएगा इंतजार। और नई वीडियो आएगी तब जब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा और शेयर जरूर करते रहेंगे। और आई होप कि जो अगली वीडियो आएगी वो और भी शानदार और भी अच्छी आप लोगों के भविष्य को और बेहतर बनाने का काम करेगी। धन्यवाद।